साथ दिल्ली से आ रही है, जहां शराब नीति केस में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। ईडी दफ्तर में बीती रात सीएम केजरीवाल मौजूद थे। गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का आज देशव्यापी प्रदर्शन देखने को मिलेगा और करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है और ईडी की टीम शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे ये कार्रवाई की। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं और बीच सड़क पर उनका ये कहना है कि ये गलत है और ऐसे में आज हम इस पर और भी ज्यादा आवाज बुलंद करेंगे। रात को ही जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त तमाम जो कार्यकर्ता थे वो इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। उसकी ये तस्वीर अब आपको दिखा भी रहे हैं। और इधर केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और साथ ही फौरन सुनवाई किए जाने की भी मांग की है। और इससे पहले कल यानी बीते रोज दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को ही खारिज कर दिया था। केजरीवाल ने कोर्ट से ये भरोसा मांगा था कि अगर वे पूछताछ के लिए ईडी जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी और 2 फरवरी, 17 फरवरी, 3 जनवरी और इसके साथ ही 21 दिसंबर और इस तरह से ये 10वां समन। और ऐसे में 9वें समन के दौरान ही कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आखिर क्यों नहीं पेश हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी रात ईडी के लॉकअप में कटी। अरविंद केजरीवाल को आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी अरविंद केजरीवाल की रिमांड चाहेगी। वहीं केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर फौरन सुनवाई किए जाने की मांग की है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। बहरहाल इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से अभयदान देने से साफ इनकार कर दिया था और याचिका को खारिज कर दिया था। और कहीं ना कहीं अंदेशा अंशिका अरविंद केजरीवाल को उस वक्त हो गया होगा, चूंकि 9 समन जिस पर कि उन्होंने हर बार यही कहा कि ये अवैध समन है। ये कोर्ट से उन्होंने कई बार इस बारे में अलग अलग मामलों में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस बारे में जिक्र किया था कि कोर्ट को ईडी को निर्देश देना चाहिए कि ईडी ये बताए कि उन्हें पूछताछ के लिए बतौर विटनेस, बतौर गवाह बुलाया जा रहा है या फिर बतौर आरोपी अक्यूज बुलाया जा रहा है। ये बात स्पष्ट होगी तो अरविंद केजरीवाल उसी तैयारी के साथ उन्हीं दस्तावेजों के साथ ईडी दफ्तर जाएंगे। और ऐसे में कोर्ट की जो टिप्पणी आई वो भी अरविंद केजरीवाल को ये बताने के लिए काफी थी कि अब वो गिरफ्तारी से नहीं बच सकते। और यहाँ सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि राहुल गांधी से भी अरविंद केजरीवाल ने बात की और राहुल गांधी ने भरोसा भी दिलाया उन्हें कि सब कुछ ठीक रहेगा। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी रात ईडी के लॉकअप में कटी। अरविंद केजरीवाल को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी है। लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। बहरहाल आज सुनवाई में क्या कुछ होगा ये भी देखने का विषय है। और अब बात करेंगे भोजशाला सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर की। भोजशाला पहुंची है एएसआई की टीम और एएसआई की टीम में करीब 15 सदस्य हैं। अब से कुछ ही देर में सर्वे का काम शुरू होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी
जो पुरातत्व विभाग की टीम है, 15 सदस्यीय ये टीम है और इस टीम में सभी यानी दोनों पक्षों के लोग और टीम के लोग भी होंगे और ऐसे में ये 15 सदस्यीय टीम वहां जाकर सर्वे करेगी, उन तथ्यों की, उन साक्ष्यों की जांच करेगी जिससे स्पष्ट होगा कि आगे इस पूरे मामले में किसका दावा सही साबित होता है। धार से सर्वे के संबंध में जो भी अपडेट होगा इस पर डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में सर्वे शुरू होगा। भोजशाला पहुंची आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम, जो कि जिस तकनीक से ज्ञानवापी मामले में सर्वे किया गया था वही तरीका, वही जांच यहां पर लागू की जाएगी और जांच पूरी होने के बाद जो तथ्य हैं वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे और संभव है कि इससे इस पूरे मामले के पटाक्षेप में सहायता मिलेगी। नवीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, 15 सदस्यीय टीम सर्वे के लिए पहुंची है, कब और कितनी देर चलेगा सर्वे, क्या कुछ कोई डिटेल्स अपने पास? लगता है नवीन से संपर्क टूट गया है, लेकिन इस पूरे मामले में ये सर्वे बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अंशिका, बिल्कुल, और पूरा मामला क्या है और इतिहास क्या कहता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि लगातार एक तरफ जहां हिंदू पक्ष का ये कहना है कि मां सरस्वती का ये मंदिर है और इस मंदिर में वो पूजा करना चाहते हैं, जिसके बाद से ही मामला और भी ज्यादा सुर्खियों में आया और फिर कोर्ट से इसकी इजाजत मांगी गई। लगातार प्रशासन से इसकी गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मंदिर नहीं है। लगातार उनका ये दावा है कि मस्जिद है, ये मंदिर नहीं है। अब इसी पर जो ये मामला है जब कोर्ट में पहुंचा तो यहाँ पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट की तरफ से एएसआई सर्वे को मंजूरी मिली, जिसके बाद एएसआई की 15 सदस्यीय टीम अब भोजशाला में मौजूद रहेगी कुछ दिनों तक और यहां पर लगातार जो है सर्वे किया जाएगा इस पूरे ही भोजशाला का और साथ ही एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसको फिर एक जो तारीख तय की गई है उस दिन सौंपी जाएगी कोर्ट को। नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, एएसआई की टीम पहुंच चुकी है भोजशाला, कितने दिन का समय दिया गया है एएसआई की टीम को कि वो अपनी रिपोर्ट सौंप पाए? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद में जो है एएसआई की टीम जो है धार की भोजशाला पहुंची है। कल शाम को जिला प्रशासन को एक पत्र प्राप्त हुआ था दिल्ली एएसआई की टीम द्वारा के यहाँ पर जो सर्वे जो है आज से शुरू होगा है ना, 22 मार्च से शुरू होगा और इसी के चलते जो है टीम देर रात कल जो यहाँ पहुंची थी और आज सुबह से ही जो है करीब 6:30 बजे का आसपास में जो है एएसआई की टीम जो है यहाँ पर भोजशाला में पहुंची है और यहाँ पर अभी टीम जो है अंदर हो चुकी है और 5 सदस्यों की ये पूरी टीम है। इसके साथ ही कुछ इनके साथ में वर्कर भी है और इसके अलावा जो है हिंदू और मुस्लिम पक्ष के एक लोग भी अंदर हैं इनके साथ में। तो अभी जो है ये पूरी टीम जो है भोजशाला के अंदर पहुंच चुकी है और सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से तो भोजशाला के बाहर जो है भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही जो है पूरे शहर में भी जो है भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है, क्योंकि आज शुक्रवार भी है और इसी के चलते जो है भारी जो सुरक्षा बल जो है पूरे शहर में तैनात किया गया है। बहुत शुक्रिया नवीन जानकारी साझा करने के लिए। तो भोजशाला एएसआई की टीम पहुंच चुकी है और यहां पर सर्वे की शुरुआत भी हो गई है। दरअसल भोजशाला सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंच चुका और एएसआई सर्वे के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने यहां चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। भोजशाला में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग मुस्लिम पक्ष कर रहा है। तो वही कांग्रेस सीईसी की बैठक में एमपी की सीटों पर मुहर लगनी अभी बाकी है। दरअसल बाकी बची हुई सीटों पर नाम तय होना है और फिर ऐलान किया जाना है। दरअसल दिग्विजय सिंह का राजगढ़ से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अरुण यादव को कांग्रेस पार्टी मैदान में उतार सकती है। कांतिलाल भूरिया रतलाम से चुनाव लड़ सकते हैं। इंदौर से अक्षय कांति को बनाया जा सकता है उम्मीदवार। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार चुनाव नहीं लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कांग्रेस की बैठक में ये सारे
जो नाम हैं तय होंगे और आज पूरी संभावना है अंशिका की सूची जारी की जाए, चूंकि काफी समय लग रहा है और इस समय का बहुत मूल्य है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने, चुनाव में पूरे आक्रामक तरीके से उतर जाने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी कम से कम उतार सके। और अभी जो प्रथम चरण के मतदान होने हैं, कम से कम उन सभी सीटों पर तो पहले कांग्रेस का प्रयास होगा कि उम्मीदवार उतारे जाएं। बिल्कुल, संभावित मुकाबले की तस्वीर आप देखिए। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया और अरुण यादव के बीच मुकाबला संभव है। इसके अलावा रतलाम में आप देख रहे हैं अनीता और कांतिलाल। इसके अलावा रोडमल और साथ ही कई चेहरे नजर आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। संभावित चेहरे हैं कांग्रेस के और ये संभावित मुकाबले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो भी टिकट दिए जाते हैं वो उसके ऊपर आंकलन होता है, अलग अलग उसके प्रोसेसेस होते हैं। जो ग्रास रूट पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे पूछ के दिया जाता है, चाहे वो हमारा सीनियर लीडर हो, चाहे वो ग्रास रूट का लीडर हो, तो उन सब चीजों को देख के ही तय किया जाता है। आज सारी मध्य प्रदेश की सीटों पर डिस्कशन हो चुका है और जल्दी ही उसकी लिस्ट आएगी। गुना से अरुण यादव आपके बड़े नेता हैं और गुना से उनको लड़ाने की बात आ रही है, क्या चुनौती दे पाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए, अभी पहले लिस्ट आ जाने दीजिए। मैं सबसे बड़ा नेता उसको मानता हूं जो हमारे बूथ के ऊपर बैठता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा नेता। 100% टिकट मध्य प्रदेश के क्लियर हो गए हैं और सब जगह सर्वसम्मति से बड़े जो हमारे बिग लीडर है वो भी और जो हमारे कार्यकर्ता यूथ है, हमने कहा था 50% से ज्यादा यूथ टिकट देंगे। हमने उस भावना का ध्यान रखा और हर जगह सबसे अच्छा कैंडिडेट कैसे हो, सर्वसम्मति से पार्टी ने निर्णय लिया है। आज रात को या कल सुबह डिक्लेयर हो जाएगा। बिल्कुल, कल लिस्ट आएगी तो आपको, आज जब लिस्ट आएगी तो पता चल जाएगा जरूर। मैंने कहा सब बड़े नेता जो विनिंग पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा रखते हैं वो सब लड़ रहे हैं। जीतू पटवारी लड़ेंगे क्या सर? जीतू पार्टी ने निर्णय लिया, वो सबको सर्वमान्यता है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ उमंग सिंह आ रहे हैं। सर, 18 सीटों पे नाम अभी बाकी अटके हुए थे, क्या आज फाइनल होगा? चूंकि मैं आपको नहीं कहना चाहूंगा कि 18 में से तकरीबन 15-16 सीटें क्लियर हो चुकी है और कुछ देर के बाद सूची जारी हो जाएगी। तो आज सूची जारी हो जाएगी, 2-3 सीटें अभी भी फंसी हुई हैं सर। अब देखिए, वहाँ के कई समीकरण हैं, कुछ चाहती है पार्टी के कई सीनियर लीडर्स को लड़ाना, उस पर विचार किया जा रहा है। सीनियर लीडर्स में आप भी हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पार्टी, मैंने तो अपनी तरफ से अपनी बात रखी है पार्टी के सामने और पार्टी को विचार करना है। बड़े नेताओं में से लगातार नाम चल रहा था कि कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, क्योंकि सिंधिया मौका है चुनाव मैदान में, तो क्या ये सब नाम हो सकते हैं? कुछ देर इंतजार कीजिए, आपको चौंकाने वाले नाम आएंगे। तो उमंग सिंगार साहब कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन संकेत जरूर दिए हैं कि बड़े नाम चुनाव मैदान में आ रहे हैं। कैमरामैन नरेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। मनेंद्रगढ़ में एक महिला से रेप किए जाने का मामला सामने आया, जहां एक शख्स पर रेप किए जाने का आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस में इसकी शिकायत भी कर दी है। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार है। अब फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। और अब खबर खरगोन से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल भगोरिया हाट से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। एक महिला और एक बच्ची की इस हादसे में जान चली गई। करीब 20 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। घायलों में महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। एसपी और एएसपी, एसडीएम भी जिला अस्पताल पहुंचे हैं। एक मिनट,
और एक बड़ी खबर दमोह से, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गंभीर आरोप लगाया है कि उनके नाम से फ्रॉड हो रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। मंच से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कुछ लोग उनके नाम से वसूली कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ दमोह जिले के हटा के रहने वाले पप्पू उर्फ ब्रजेंद्र दुबे को उन्होंने पकड़ा है। दरअसल बागेश्वर सरकार ने कहा कि वो फ्रॉड करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मंच से कही गई ये बात का वीडियो भी सामने आया है। तो वहीं रायपुर में बुजुर्ग से मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया, जहां मुदहा पारा थाना से 100 मीटर की दूरी पर लूट हुई है। मॉर्निंग वॉक पर गया हुआ था बुजुर्ग। सीसीटीवी कैमरे में इस स्नैचिंग की तस्वीर भी रिकॉर्ड हुई बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये देखिए वो तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे। यहाँ एक बुजुर्ग सड़क पर चल रहा है और पीछे से एक बाइक आती है और यही बाइक सवार दरअसल मोबाइल स्नैच करके लेकर भाग जाता है वहां से। और बढ़ते आगे बिलासपुर से खबर, जहां बिलासपुर में 14 करोड़ रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया है। शेयर मार्केट में पैसे लगाने का झांसा दिया गया, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी कंपनी बनाकर ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। 5 मोबाइल फोन सहित कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में पैसे लगाए जाने का जो सीधा रास्ता है वही अपनाएं, किसी के झांसे में ना आए, कोई शॉर्टकट लेने के चक्कर में न फंसें। और ऐसे दावे करने वाले लोग कि आपके रुपए को शेयर मार्केट में लगाकर 2 गुना 3 गुना कर देंगे, तो ये आपके साथ फ्रॉड होने की पहली शुरुआत होगी। तो ऐसे किसी भी झांसे में ना आए। रतलाम के बहुचर्चित डेलनपुर हिंसा मामले में जिला कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दरअसल कोर्ट ने 44 में से 43 ग्रामीणों को बरी कर दिया, जबकि एक किसान को 3 साल की सजा सुनाई गई है। किसान आंदोलन के दौरान रतलाम के डेलनपुर गांव में जमकर हिंसा हुई थी। पुलिस के वाहनों में उपद्रवियों ने आग लगा दी थी और पथराव में एक पुलिसकर्मी की आंख फूट गई थी। दरअसल यहां पुलिस ने कई बड़े किसान नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भी भेज दिया है। वहीं अब इस बहुचर्चित हिंसा मामले में 7 साल बाद कोर्ट का फैसला है और उसके बाद किसान नेताओं ने एक दूसरे को माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर खुशी प्रकट की। हालांकि कोर्ट के फैसले के खिलाफ शासन हाई कोर्ट में अपील करेगा। एफआईआर हुई थी, वो 57 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, जिनमें से 44 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करा था, जिनमें आज फैसला हुआ है। क्या फैसला है? उस फैसले में से एक जो भगवतीलाल पाटीदार था उसको 3 वर्ष की सजा करी धारा 333 में, बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें, सचिन पायलट और दीपक बैज का बीजेपी पर निशाना। कहा दोनों नेताओं ने निशाना साधते हुए जनता बीजेपी से परेशान है। बीजेपी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया। और ऐसे में सचिन पायलट और दीपक बैज मौजूद रहे जनता के बीच और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। महंगाई के, बेरोजगारी के, किसान के, नौजवान के, उद्योग के, निवेश के, काले धन के, भ्रष्टाचार के, सब बातों को जनता ने सुना, अपना निर्णय दिया। लेकिन आज 10 सालों के बाद जनता तक हमें इस बात को पहुंचाना है कि केंद्र की सरकार दिल्ली में जो है उसका ध्यान किसान पे नहीं है, नौजवान पे नहीं है। केंद्र की सरकार एक संयोजित तरीके से देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको लगातार खोखला करने की एक षड्यंत्र रची हुई।
तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। भूपेश बघेल को राजनांदगांव से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और टिकट दिए जाने के बाद से कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र दास वैष्णव के बाद अब पीसीसी डेलीगेट राम कुमार शुक्ला ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है और बघेल को टिकट दिए जाने का विरोध किया। और ये पहले नेता नहीं है, इससे पहले भी कई नेताओं ने कैंडिडेट बदले जाने, भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप में संलिप्तता के आरोपों को लेकर विचार किए जाने के बारे में लेटर लिखा है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से यही प्रतिक्रिया आई है कि अपने गिरेबां में वो नेता झांकें कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया। बहरहाल बघेल पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को बल और मिल रहा है उस वक्त जब कि उन्हीं के पार्टी के नेता प्रदेश अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बारे में जिक्र कर रहे हैं कि भूपेश बघेल को राजनांदगांव से उम्मीदवार न बनाया जाए। भूपेश बघेल जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया, कई मामले सीबीआई ईडी के द्वारा भी और महादेव के में भी उनके खिलाफ वातावरण चल रहा है। ये सबको देखते हुए राजनांदगांव सीट वहां से किसी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। भूपेश बघेल जी को वहां बहुत विरोध हो रहा है और उसके कारण पूरे प्रदेश में वो चुनाव पूरे लोकसभा में वो इफेक्ट हो रहा है। पार्टी के फोरम में अपनी बात रखी है कि राजनांदगांव से किसी भी स्थानीय प्रत्याशी को राजनांदगांव के लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाए ताकि हम लोकसभा चुनाव डंके की चोट पर जीत सकें। और वहीं इस पूरे मामले में एक बार फिर बीजेपी ने भूपेश बघेल पर, कांग्रेस पर निशाना साधा है और तो आप लोग भी देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनका विरोध हो रहा है। उनके मंच में उनके कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं भी तो यही जानना चाहता हूं कि दुर्ग छोड़कर क्यों चले गए। जिस जनता ने उनको सम्मान दिया, इतनी बड़ी विरोधात्मक गतिविधि उनके विरोध में पूरे प्रदेश में थी, फिर भी जनता ने उनको सम्मान दिया, उस जनता को छोड़कर वो चले जा रहे हैं। और राजनांदगांव में तो उनका विशेष विरोध है। राजनांदगांव के ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने बंद कराने की कोशिश की, ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने राजनांदगांव से शिफ्ट करा दिया है। और अब खबर सतना से है, जहां पर रीवा लोकायुक्त पुलिस ने ग्राम पंचायत झरी नकेला के ग्राम पंचायत सचिव को 14,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। और शिकायत करने वाले ग्राम पंचायत निवासी राजा भैया ने बताया कि ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों का बिल पास कराए जाने की एवज में सचिव राम सनेही जायसवाल रिश्वत की मांग करते थे। यहाँ रुकने से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।